Hello everyone, welcome to my channel Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to talk about 2nd, 3rd and 4th July's current affair at one place. So all the current affairs have been compiled from all major sources like the Times Now, Tribune, Insights on India, PI by India so that you can get all the important information at one place. So let's get started with today's current affair. So first है UN Peacekeeping. सो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक मिशन है। जितनी भी यूनाइटेड नेशन की 193 मेंबर स्टेट्स हैं वो सारी इसका पार्ट है। सो जो ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि हर साल जो ये मिशन है ये अपने आप को चलाने के लिए 1 जुलाई से स्टार्ट करने के लिए 1 जुलाई से पहले पहले एक पीस कीपिंग बजट पास करते हैं। सो इस साल ये बजट नहीं पास हो पाया क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज थी और जो चाइना है इन दोनों ने ज्यादा डिसएग्रीमेंट शो किया और इसी के साथ कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और बजट पास नहीं हुआ। सो इसका काम क्या है, यूएन पीस कीपिंग है क्या? ये डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का एक ज्वाइंट एफर्ट है। ये किसके लिए काम करता है? ये सिक्योरिटी काउंसिल से इसको ऑथराइजेशन मिलती है, जो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका मेन काम ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी कोई भी पीस, शांति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, कहीं पर कोई मिलिट्री डिस्प्यूट आ जाए, कोई वॉर हो जाए, सो जहां पर भी किसी भी तरह की पीस कीपर्स कौन है? जो इस मिशन के अंदर वॉलंटियर्स हैं, जो काम करते हैं, हेल्प करते हैं। सो जहां पर भी पीस से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इनमें सोल्जर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, आम लोग भी हैं। सो ये सारे मिलकर पीस कीपिंग, शांति बनाए रखने का काम करते हैं और जो इनकी मेंबरशिप है वो वॉलंटियर है। कोई फोर्स नहीं करता कि आपको पीस कीपिंग का एक पार्ट बनना ही है। जितनी भी मेंबर स्टेट है उनकी मर्जी है, अपनी विल है कि वो अपने देश में से कितने पर्सनेल्स यूएन पीस कीपिंग मिशन में देना चाहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स कौन है? सो ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स हम जो यूएन पीस कीपर्स हैं, जो काम करते हैं, वॉलंटियर्स हैं इस मिशन के अंदर, उनको ये नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हैं। तो इसी ब्लू कलर से ही हम ये पहचान पाते हैं जहां पर भी कोई ऐसे चल रहा हो, जैसे कोई रेफ्यूजी कैंपेन्स वगैरह है वहां पर भी ये काम करते हैं, वॉलंटियर्स की तरह हेल्प करते हैं। सो वहां पर अगर हमने पहचानना हो कि इनमें से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर कौन है तो हम उनकी ब्लू हेलमेट से, ब्लू बैरेट से पहचान लेते हैं। सो यही रेलेवेंस है ब्लू कलर की। सो नेक्स्ट है गगनयान प्रोग्राम, जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्लान कर रही है कि उन्होंने जो डेडलाइन सोची हुई है इस साल की दिसंबर, तब तक इस पहले अनक्रूएड मिशन को लॉन्च कर दें। बिना क्रू वाला ये पहला मिशन होगा। बट इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसका काम थोड़ा स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक का काम चल रहा था। सो कोविड-19 की वजह से कुछ डिलीवरीज नहीं हो पाई, हार्डवेयर्स की डिलीवरी नहीं हो पाई। सो जो ये हार्डवेयर आने थे वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज से आने थे। तो हमें पता है कि सारा जितना भी हमारा एक्सटर्नल ट्रेड था इंटरनेशनल लेवल पे, सारा रुका हुआ था। कोई हमारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो नहीं चल पा रही थी। सो इसीलिए ये काम थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया। बट फिर भी इसरो का मानना है कि वो दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी इस प्रोग्राम की? सो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 15 अगस्त 2018, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थर्ड इज साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसको हम जीसीआई बोलते हैं, 2020। सो जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है इन्होंने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट निकाली है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। सो ये भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। सो इसके अनुसार इंडिया का रैंक 10th है इस साल।
पिछली बारी इंडिया का 2 सालों से जो रैंक चलता आ रहा है वो 47 चल रहा था। सो इस बारी इंडिया ने जंप किया है 37 पोजीशंस ऊपर, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया ने चौथा रैंक हासिल किया है। और जो इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, उनका रैंक क्या है? 33rd चाइना और 79 पाकिस्तान। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि जो इंडिया में अभी इतने स्ट्रिक्ट आईटी रूल्स आए हैं, या साइबर सिक्योरिटी से लेकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सो यही सब कारण है जिनकी वजह से इंडिया ने इतना अच्छा टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो टॉप 3 में है। सो नंबर 1 पे है यूएस अमेरिका। नंबर 2 पे दो कंट्रीज हैं, यूके और सऊदी अरेबिया। और नंबर 3 पे है इस्टोनिया। सो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है सरल संचार पोर्टल। जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। बेसिकली इस पोर्टल से क्या होगा कि जितने भी हमें लाइसेंस चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो हमें वेब बेस्ड पोर्टल घर पे बैठे ही ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो ये क्या है? एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज हीट डोम causing record temperatures in parts of North America. So अभी हमने काफी दिनों से हम ये न्यूज में सुनते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे मीम्स वगैरह भी चल रहे हैं कि स्पेशली कनाडा का जो बीसी वाला पार्ट है, ब्रिटिश कोलंबिया वाला, और यूएसए का जो पार्ट है, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, उसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत हाई टेम्परेचर, कनाडा में 47 डिग्री का हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। सो इसका मेन कारण था हीट डोम। हीट डोम क्या है? बेसिकली एक जगह पर हीट को इकट्ठा कर लेना और उसको वापस से इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो पाना, इस चीज को हम हीट डोम मीन्स कि ऐसे एक कैप की तरह, ये नीचे हमारा लैंड है और एक कैप की तरह इस पूरे एरिया में हीट इकट्ठी हो जाना। सो ये नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, वहां पर उसके ऊपर एक लेयर बना ली थी हीट ने, जिससे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुई। सो जो ये हाई प्रेशर का एरिया है हीट का, इसको हम हीट डोम बोलते हैं। और इसका जो मेन एक रीजन देखा गया वो था कि स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर। जो ओशन का टेम्परेचर बढ़ा है, ये माना जा रहा है कि उसी का कारण है ये हीट डोम जो आया है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने रिसेंटली एक टैक्स डील ज्वाइन की है, OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील, इसका ये नाम है। सो जो टैक्स डील है ये इंडिया ने इसलिए ज्वाइन की है ताकि जितनी भी मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनीज इंडिया के साथ रिलेटेड काम कर रही हैं, या फिर वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी कम टैक्स वाली जुरिस्डिक्शन की कंट्रीज हैं, जिनके साथ हमारी कोई क्रॉस बॉर्डर कोई जैसे ट्रीटीज वगैरह चलती रहती हैं रिलेटेड टू हमारा ट्रेड, सो एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो सेट किया जाएगा। जो ये टैक्स रेट है, इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन आएगा। जितनी भी कंपनीज है, एमएनसीज है, वो फेयरली अपना शेयर देंगी जितना उनका टैक्स का बनता है। इससे एक चेंज आएगी, एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मेशन आएगी इंटरनेशनल टैक्स रूल्स में। सो बेसिकली इंडिया ने इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के ऊपर टैक्स में चेंजेस लाने के लिए, ताकि एक साफ सुथरे तरीके के साथ सारी कंट्रीज का आपस में जो ट्रेड है वो चलता रहे, एक टैक्स डील की है। और ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर की है, G20 एंड OECD। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस वीक। जो अभी हमारा ये वाला वीक चल रहा है, इसको हम जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक है, क्रॉप इंश्योरेंस वीक के नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता कैंपेन चलाया है कि अपनी फसलों का बीमा करवाओ। फार्मर्स को पूरे इंडिया में ये एक वन नेशन वन स्कीम की तरह काम करेगी, जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। सो इसके अंदर ही उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, सारे देश के फार्मर्स को ये अपील की है कि आप अपनी जितनी भी फसल है उसका बीमा करवाओ।
सो दैट आपको एक इंश्योरिटी मिल जाए अपनी क्रॉप्स को लेकर। सो जो ये योजना है फसल बीमा योजना, जिसकी अवेयरनेस के लिए ये वाला पूरा हफ्ता एज क्रॉप इंश्योरेंस वीक के नाम से सेलिब्रेट हो रहा है, ये कब लॉन्च हुई थी? ये 2016 में लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर जितनी भी फूड ऑयल सीड क्रॉप है या कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ये सारी भी इंक्लूड होती हैं। सो इसमें जो फार्मर्स है उनको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो खारिफ क्रॉप्स के लिए 2%, राबी के लिए 1.5% और कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। सो आपको ये जो प्रीमियम की अमाउंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखनी है एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट इज ड्रॉप इन ओपन डेफिकेशन वॉश रिपोर्ट। जो एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वॉश इंस्टीट्यूट, ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इनका कोई भी मुनाफा कमाने का कोई मोटिव नहीं है, ये सोशल वेलफेयर को लेकर काम करते हैं। और इनका मेन इस इंस्टीट्यूट का जो मुद्दा है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर सैनिटेशन स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, हाइजीन मेंटेन किया जाए और जो पानी है वो साफ हो। सो बेसिकली जो वॉश है इट स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। सो मेन इन 3 चीजों का ध्यान रखकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है। सो जो ये रिपोर्ट रिलीज की है, इस रिपोर्ट में इंडिया से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आई है कि 2015 से सबसे ज्यादा जो ओपन डेफिकेशन के केसेस में गिरावट आई है वो इंडिया से आई है। सो इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट ड्रॉप इन ओपन डेफिकेशन सिंस 2015 इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर। मतलब कि ये रियलिटी है, फैक्चुअल उनके पास प्रॉपर सही अमाउंट में उनके पास नंबर है कि इतनी जगह पर, इतनी या स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर ओपन डेफिकेशन है जो वो फ्री हो गई है इंडिया में। लोग घरों के टॉयलेट यूज करते हैं टू डिफेकेट। नेक्स्ट है वेम्बनाड लेक केरला। जो वेम्बनाड लेक है ये केरला में है और ये केरला की सबसे लार्जेस्ट, बड़ी और इंडिया की सबसे लंबी लेक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2002 में इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जो वेटलैंड की बाय रामसर कन्वेंशन वो भी मिली थी। और ये सुंदरबन के बाद जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद ये इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी रामसर साइट है। सो ये भी इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी नंबर 1 पे है सुंदरबन रामसर साइट, सेकंड लार्जेस्ट है वेम्बनाड लेक। और जो ये वेम्बनाड लेक है इसी के पास ही एक बर्ड सेंचुरी भी, कुमारकम बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है। और जो ये लेक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वेटलैंड को नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर भी डाला है। ये न्यूज में क्यों है? जो वेम्बनाड लेक है वहां पर बहुत सारी हाउस बोट्स चलती हैं केरला की। तो अभी सरकार ने ये बोला है कि अगर आपको ये हाउस बोट्स का जो काम है यहाँ पर, क्योंकि टूरिज्म बहुत है तो टूरिस्ट वगैरह इन हाउस बोट्स में बैठकर जितनी भी सीनिक ब्यूटी है केरला की उसको एंजॉय करते थे। तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव होगी कि जिन जिन लोगों के वैक्सीन लग चुकी है वो लोग अपना हाउस बोट का काम है जो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जुलाई 2021 रिलीज्ड बाय आरबीआई। सो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आरबीआई। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, आरबीआई। सो आरबीआई ने जुलाई 2021 की ये रिपोर्ट है जो रिलीज की है। ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, साल में 2 बार रिलीज की जाती है। इसमें जितना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही है हमारे देश की, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना रिलायबल है, कितना उसमें रेजिलियंस है, ये सारी चीजें, कितना रिस्क है एसेट्स का, जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका सारा रेशियो निकाला जाता है कि बैंक अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। सो इस तरह से ओवरऑल हर तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस रिपोर्ट में रिसर्च करने के बाद निकाला जाता है। सो मेनली इस रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आया कि जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं
कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो अनअफेक्टेड रहे, उनमें कोई ज्यादा लॉसेस नहीं हुए, वो प्रॉपर रेगुलेट हो रहे थे, उनमें जितनी भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली चल रही थी बिना किसी रुकावट के। So moving further, 6 years of Digital India program. Digital India program डिजिटाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक स्टेप लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में। सो ये लॉन्च कब हुई? 2015 में। सो इस प्रोग्राम के अंदर सरकार की बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो कवर होती हैं, जैसे भारत नेट जो हमारा लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है रूरल एरियाज के लिए, मेक इन इंडिया की इंडिया में ही चीजें बनाओ, स्टार्टअप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो इस तरह की बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है। सो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का विजन क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी? सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हर सिटीजन को प्रोवाइड करवाना, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया को एक नॉलेजेबल स्टेट बनाना, टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज फ्यूचर, कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके इंडिया के फ्यूचर को हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या हर तरह की कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ टू रियलाइज IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इसका मतलब है कि टू रियलाइज इंडियन टैलेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया टुमारो, मतलब कि इंडिया का जितना भी टैलेंट है उसको यूज करके, इंडिया की IT इंडस्ट्री को यूज करके एक बेहतरीन इंडिया की स्थापना। मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज, कि टेक्नोलॉजी को एक सेंटर बनाकर हमारे देश में डिजिटाइजेशन की जो चेंजेस हैं उनको लेकर आना, एक मॉडर्न स्टेट बनाना इंडिया को। सो ये मेन विजन और ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। मेनली आपको इसका ईयर याद रखना है 2015, और 2021 में इसके 6 साल पूरे हुए हैं। उसके बाद आता है लीव कोalition। लीव की फुल फॉर्म है लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ, जो जंगल है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ, बजट एलोकेट करो, और जितने भी कार्बन एमिशंस या फिर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, उनको कम करो। सो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इसके मेन एम है। सो जो ये लीव कोalition है ये 3 कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, USA, UK, नॉर्वे, और इस कोalition का टोटल बजट है $1 बिलियन। और ये कोalition आया क्यों? जो ये कोalition है ये जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनको बचाने के लिए है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जो अभी हमारा एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक समिट हुआ था, जिसमें जो बिडेन है US के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक वर्चुअल ऑर्गेनाइज करवाया, और इंडिया के PM नरेंद्र मोदी जी ने जो ये वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज का समिट हुआ था, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो ये जो बिडेन US प्रेसिडेंट, उन्होंने वर्चुअली सबको रिप्रेजेंट किया था इसमें। तो जो ये कोalition है ये इसी लीडर समिट में से निकल कर आया, यहीं पर इसकी अनाउंसमेंट हुई। और इसमें हमें जो मेन याद रखना है वो ये रखना है कि जो लीव कोalition है उसमें कौन सी 3 कंट्रीज की सरकार आती है, USA, UK और नॉर्वे। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ट इन जयपुर। जयपुर में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। सो जयपुर इज इन राजस्थान स्टेट। टोटल इसका खर्चा कितना होगा? 290 करोड़, जिसमें से BCCI 100 करोड़ रुपीस की ग्रांट देगी और 100 करोड़ लोन लिया जाएगा बैंक से, बाकी बचे हुए 90 करोड़ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स में से लिए जाएंगे। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। सो रिसेंटली जो करंट उत्तराखंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने 2 जुलाई को रिजाइन दे दिया। सो अब उनको रिप्लेस कौन कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी।
So this is very important name. You must remember पुष्कर सिंह धामी is the new chief minister of उत्तराखंड state. और ये कितने chief minister हैं? He is going to be 11th CM of Uttarakhand. So this was all about our current affairs from 2nd to 4th July. I hope you all understood it well. Please do like, share, comment and subscribe to my channel and show your love and support. Thank you and good luck for all the upcoming exam.